कुलदीप रांका जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अभी तक सीएमओ की तमाम जो जिम्मेदारी उनके पास थी, उनका आदेश जारी हुआ है, उनको एपीओ किया गया है। और ये दूसरी बड़ी खबर है, ओएसडी की नियुक्ति हुई थी, उसके बाद जो एक दूसरा और आदेश जारी हुआ है। ये जो कुलदीप रांका है, जो अब तक प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको अब एपीओ कर दिया गया है। उनको जब बड़ी तबादला सूची जारी होगी तब उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं सीएमओ से कुलदीप रांका है, उनकी विदाई हुई है और उनको एपीओ किया गया है, क्योंकि इससे पहले कल टी रविकांत को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। तो ऐसे में जब टी रविकांत को जिम्मेदारी दे दी गई थी, तो जो कुलदीप रांका जो अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे, उनके बारे में फैसला होना था। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा बड़ा फैसला किया है और उनके निर्देश पर कुलदीप रांका को अब पदस्थापन में आदेशों की प्रतीक्षा में, जिसको हम एपीओ कहते हैं, एपीओ किया गया है। ये बड़ी खबर है अब की, क्योंकि इससे पहले योगेश श्रीवास्तव की हम बात कर रहे थे, जिनको ओएसडी नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब आदेश दूसरा और आ गया है, कुलदीप रांका को एपीओ किया गया है। अब इनकी नई जिम्मेदारी तय होगी जब आईएएस अफसरों की तबादला सूची होगी, पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बदलाव होगा। अभी देखिए कुछ और आदेश आने वाले हैं, कुछ देर में अफसरों की और नियुक्ति होने वाली है, क्योंकि अभी सीएमओ में जो मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री की नई टीम नजर आएगी और नई टीम आईएएस अफसर आरएएस अफसरों की होती है। करीब 1 दर्जन से अधिक जो आईएएस और आरएएस अफसर है, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उनको सीएमओ में लगाया जाएगा। ओएसडी के रूप में भी नियुक्ति हो रही है, अलग अलग विभागों की जो जिम्मेदारी है वो भी दी जाएगी। लेकिन ये जो शुरुआती फैसले हैं, और सबसे पहले मुख्यमंत्री अपनी टीम बनाते हैं, उसके बाद जिन अधिकारियों को एपीओ किया गया है, जिनको सीएमओ से अब रवाना किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी बाद में तय होगी जब तबादला सूची जारी होगी। बड़ी तबादला सूची जारी होगी जिसमें आईएएस भी होंगे, जिसमें आईपीएस भी होंगे। तब जो बड़ी सूची होंगी उसमें तमाम जिन अधिकारियों को अभी एक जगह से दूसरी जगह से हटाया जाएगा, उनको फिर जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आज के 2 बड़े फैसले, मुख्यमंत्री ने अपना ओएसडी नियुक्त कर लिया है और साथ में कुलदीप रांका उनको एपीओ किया गया है। ये ताज़ा फैसला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बिल्कुल नरेश जी, देखिए यहाँ पे कई चेहरे हैं, गौरव गोयल, आरती डोगरा जो कि आईएएस है, उनको भी एपीओ किया गया है, कुलदीप रांका को भी एपीओ किया गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और देखिए नरेश जी, हम पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नए मुख्यमंत्री तो नई टीम होगी, और वो तस्वीरें भी लगातार सामने होती जा रही है, क्योंकि कई आईएएस है जिन्हें एपीओ कर दिया गया और एक नई टीम बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। देखिए ये तमाम जो अफसर है जिनका हम नाम बता रहे हैं, गौरव गोयल, आरती डोगरा, ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम में थे। गौरव गोयल मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे, पहले जेडीसी थे, जेडीसी से इनको सीएमओ बुलाया गया था। एक युवा अफसर है, इनको भी रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर की श्रेणी में माना जाता है। और लेकिन अब चूंकि सत्ता बदल गई है, सूबे के मुखिया बदल गए हैं, तो ऐसे में उनकी टीम भी अब नए स्वरूप में नज़र आएगी, उनकी टीम भी नई नज़र आएगी। तो ऐसे में जो पुराने अफसर जो सीएमओ में थे, चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो आरएएस अफसर हो, उन तमाम अफसरों को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। जो पहले से थे उनको एपीओ रखा गया है और नए अफसरों की यहाँ पे एक के बाद एक नियुक्तियाँ होने वाली है। देखिए एपीओ करने का मतलब ये है सीधा सा, इसको इससे समझा जाए कि जब तबादला सूची जारी होगी, जब तमाम विभागों के अफसर बदले जाएंगे, तब इनकी नियुक्ति की जाएगी, तब इनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है ये खुद मुख्यमंत्री तय करेंगे। लेकिन हाँ, जब भी जो कह सकते हैं कि नई सरकार आती है, नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो इस तरह के फैसले होने लाजमी है। हमें ये उम्मीद थी कि ये फैसले कल ही होने थे, लेकिन अब आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं, अधिकारियों के से मीटिंग की है, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने पहले तमाम जो पुराने अधिकारी है सीएमओ में, उनसे भी मीटिंग की थी कल भी, और जो नए आज जो नियुक्तियां हो रही है उनके बारे में भी एक के बाद एक जो है वो फैसला करने जा रहे हैं। तो जो पुराने अधिकारी है उनको फ़िलहाल एपीओ किया जा रहा है, और जब जैसे मैंने कहा कि जंबो सूची आएगी, उस जंबो सूची में इन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय हो जाएगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण महकमे हैं
उनमें भी अफसरों के बारे में फैसला बिल्कुल होना है। नरेश जी, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, जो देखिए कई आईएएस जो अफसर है उनको एपीओ कर दिया गया है, चाहे बात कुलदीप प्रांका की हो और चाहे किसी और आईएएस ऑफिसर की बात हो, चाहे गौरव गोयल की बात हम करें, आरती डोगरा की बात करें, एपीओ कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो वर्किंग मोड नजर आ रहा है नए मुख्यमंत्री का, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में नजर आ रहा है। जरा जानकारी दीजिए। देखिए, क्योंकि नया मंत्रिमंडल है, नई सरकार है, नया शासन है, तो उस शासन की छवि आम जनता में दिखाने के लिए, चूंकि पुराना जो सीएमओ के जितने भी अधिकारी थे वो तमाम अधिकारी एपीओ होंगे और उसमें आरएएस अधिकारी भी शामिल है। और ये कुलदीप रांका और सहित जो राजन विशाल, इनको तमाम को, आरती डोगरा को, गौरव गोयल को एपीओ किया गया। इसके साथ साथ ही हम ये देखेंगे कि जो आरएस जो लगे थे, क्योंकि हमारी कल बात हुई थी सीएमओ के उच्च पदस्थ सूत्रों से, तो उन्होंने भी यही कहा था। और कल सबसे पहले योगेश श्रीवास्तव जो लगाए गए हैं ओएसडी, उनके बारे में बताया गया था कि इनकी साथ ही पुलिस बेड़े में भी तबादले को लेकर हलचल है कि किस तरह तबादला हो सकता है। एक चर्चा यह भी सुनने को मिल रही है कि चूंकि सीएस बदल सकते हैं 31 दिसंबर को, चूंकि रिटायरमेंट है उषा शर्मा का, इसके बाद भी एक सूची हो सकती है जो कि बड़े चेहरे लिए हो सकती है, जिसमें जो अहम महकमे हैं वह उन महकमों के मुखिया बदले जाएं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पर आज जो दिन है वो बड़ा ब्यूरोक्रेसी के फेरबदल का दिन रहने वाला है और एक बदलाव के रूप में एक नए चेहरे सामने आएंगे। एक बात ये भी सामने आ रही है कि संभवतः जो दिल्ली से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में गए हुए हैं आईएएस अधिकारी, वो भी लौटें और उन चेहरों में बड़े नाम कई सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि उन चेहरों में कुछ चेहरे सीएमओ में दिखाई दें और कुछ चेहरे बड़े अहम महकमे संभालते दिखाई दें। इनमें कई बड़े नाम भी लिए जा रहे हैं। इसमें रोहित कुमार सिंह का भी नाम लिया जा रहा है, संजय मल्होत्रा का भी नाम लिया जा रहा है, सुधांश पंत का भी नाम लिया जा रहा है, साथ ही साथ रजत मिश्रा का भी नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सिद्धार्थ महाजन है जो अभी लोकसभा सचिवालय में है, उनके लिए भी यह कहा जा रहा है कि वो वापस अपने राजस्थान कैडर में लौट सकते हैं और उनको भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। जिस तरह से जो योगेश हैं उनको ओएसडी लगाया गया, क्योंकि उनका अनुभव जो केंद्र के स्तर का भी है और राज्य के स्तर पर भी अहम पदों पर रहने का है। तो उस तरीके से भी देखें अगर इसको, तो यह एक संकेत मिलता है कि आगे वाली सूची में भी इस तरह के अनुभवी जो कि पूरे सीएमओ को, पूरे जो ब्यूरोक्रेसी को साध सके और अहम महकमों की जिम्मेदारी यहाँ पर संभाल सकें। हम बता देना चाहेंगे कि वित्तीय हालात जो है, जो माली हालत है, उसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि माली हालत सुधारने के लिए बेहतर प्रयास अब करने की जरूरत है। और चूंकि बजट में भी ज्यादा समय नहीं रह गया है अब, क्योंकि 2-3 महीने में ये सब कवायद की जानी है और इस बीच जो बड़े फेरबदल हैं वो पूरे अंजाम दिए जाने हैं। तो चलिए डॉक्टर ऋतुराज, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या भी बने हुए हैं, उनसे भी हम लगातार जानकारी ले रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए अभी हम डॉक्टर ऋतुराज से भी बात कर रहे थे, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर हुआ है। कल मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की थी और आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और 4 आईएएस ऑफिसर्स को एपीओ कर दिया गया है। देखिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता है कि नए मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी नई टीम बनाते हैं और नई टीम में जो उन्हें लगती है कि ये काबिल टीम है वही आती है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो उन्होंने उन काबिल अफसरों को अपने साथ लिया, तो अब ये दूसरे काबिल अफसरों को अपने साथ लेंगे, तो इसी की एक कवायद है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर ऋतुराज ने बताई है इंदु, ये महत्वपूर्ण बात है। जिन अधिकारियों को लाए जाने की चर्चा है उनमें बिल्कुल संजय मल्होत्रा है, रजत मिश्रा है, सिद्धार्थ महाजन की चर्चा बहुत जोरों पर है और इस तरीके से कई अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं। सुधांश पंत को लेकर भी यही जानकारी मिल रही है और उसके अलावा आज शाम तक और भी कई लिस्टें आने की संभावना है, देर रात तक लिस्टें आने की संभावना है। ये लगातार जो कल हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल कल सीएमओ में थे, अधिकारियों के साथ इनका मंत्रणा का दौर लगातार चलता रहा, अधिकारियों के साथ बैठे रहे और आज सुबह भी सीधे अपने आवाज से जनसुनवाई की, लोगों से बातचीत की। जनसुनवाई तो क्या, फिलहाल लोग बधाई देने आ रहे हैं, लोगों की बधाई, शुभकामनाएं
सीधे सीएमओ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो रूटीन चेकअप भी होता है और उनके पुत्र स्वयं डॉक्टर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल के। तो उनके पुत्र ने अपने दादाजी के साथ वो थे, वो उन्हें संभाल भी रहे थे, क्योंकि एसएमएस में इस बहाने उनका पूरा रूटीन चेकअप भी हो गया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अब हालांकि उन्होंने अपने पिता की कुशलक्षेम लगातार पूछते रहे और अक्सर उनको वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कल वो हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इसके चलते बीमार हुए थे। तो अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि इसी तरीके से कुछ फैसले या कुछ लिस्ट है, ये जो इसी तरीके के ऑर्डर हैं वो पुलिस में भी आने की संभावना लगभग है, जो लगभग माना जा रहा है। और वो आज देर रात तक कहा जाए तो इस ऑपरेशन में जुटे रहेंगे, क्योंकि पहले उन्हें अपनी टीम बनानी है और टीम के बाद दूसरे सारे फैसले एक एक करके लेने हैं, क्योंकि अपनी टीम जब उनकी स्वयं की बनेगी, लेकिन बड़े स्तर पर व्यापक जो बदलाव है उसकी फिलहाल संभावना कम नजर आती है। व्यापक बदलाव की जो हम सोचते हैं कि सब कुछ ही बदल डाला, ऐसा अभी फिलहाल जो हमारे पास सूत्र हैं उन सूत्रों के मुताबिक इस तरीके की जानकारी अभी नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐश्वर्य, व्यापक बदलाव कब होगा या नहीं होगा इसके भी जानकारी बिल्कुल सामने नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल जो ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है बड़ा फेरबदल है। और अगर देखिए ऐश्वर्य, उनकी वर्किंग स्टाइल पर नजर डाली जाए, कल शपथ ग्रहण की थी और आज इतना बड़ा बदलाव, कहीं ना कहीं वर्किंग मोड में नजर आ रहे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा जो है उनका वर्किंग पैटर्न अलग है, वो लो प्रोफाइल अंदाज से बात करते हैं और जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई, कोई इस तरीके से नहीं कि डांट फटकार के माध्यम से अपना एक मैसेज अलग बनाते हो। डांट फटकार जैसी चीज भी यहाँ पर दिखाई नहीं दी कि कोई डांट फटकार लगाई हो बेवजह या किसी बात को लेकर कोई विशेष नाराज हुए हो। अभी वो पुरानी जो चीजें हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर ऋतुराज ने भी बताया था कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश की माली हालत सुधारने की, वित्तीय स्थितियां हैं प्रदेश की, उन्हें सुधारने की। ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि यही बीजेपी जिनमें जो जब नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़, वो लगातार वित्तीय कुप्रबंधन जैसे आरोप अशोक गहलोत सरकार पर लगाते रहते थे। तो ये भी तय मानकर चलिए कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीडबैक लिया होगा, चर्चा की होगी। जब ये 2 दिन लगातार बैठे थे देर रात तक अपने पदाधिकारियों के साथ या वरिष्ठ नेताओं के साथ, तो ऐसा नहीं कि कोई चाय पानी पर गपशप की हो। इन्होंने निश्चित रूप से प्रदेश की माली स्थिति सुधारने से लेकर प्रदेश में जो परिवर्तन किए जाने हैं उनको लेकर बात की है, जो हमारे पास जानकारी मिली। यही कारण था कि हमने सुबह यही फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से जानकारी दी कि कुछ देर में फेरबदल जैसी स्थितियां दिख सकती है, प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्ष में थी तो वित्तीय कुप्रबंधन जैसे मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत सरकार को लेकर हमेशा निशाना साधते थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में वित्तीय प्रबंधन एक बड़ा चैलेंज भी होगा नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रास रूट के हैं और उन्हें मालूम है कि जो वित्तीय स्थितियां हैं, इन्हीं वित्तीय स्थितियों से कैसे काम चलाया जाए। लेकिन जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक मैसेज कैसे जाए, क्योंकि पहले सारी चीजों को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बने और एक दिन में ही नायक फिल्म की तरह एक के बाद एक फैसले कर दिए, फिल्मों में जैसे होता है। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पहले इनको वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर भी फोकस करना होगा, साथ ही जो वर्तमान वित्तीय स्थितियां हैं उन्हीं वित्तीय स्थितियों के माध्यम से इन्हें इन चीजों को संतुलित करना पड़ेगा। जो प्रदेश भर की स्थितियां हैं उन्हें संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो सवाल तो करेगा, उनका रोजाना का काम है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी भी रोजाना सवाल करती थी, कई मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाती थी। ये तो नियमित परंपराएं होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि अभी वो टीम में एक बदलाव करेंगे और बदलाव के साथ सुधार और फेरबदल की प्रक्रिया शुरू होगी। व्यापक बदलाव जो है उनमें थोड़ा समय लगेगा, कई व्यापक बदलाव होने हैं, उनमें थोड़ा समय लगेगा, ये भी तय मानकर चलिए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज और है, एक और जी, विचार परिवार जो है, विचार परिवार का फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अवश्य लेंगे। वो विचार परिवार के बिना कोई फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं
कि विचार परिवार एक ऐसा परिवार है कि पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा हुआ था, तो विचार परिवार को तवज्जो दी जाएगी, ये तय मानकर चलिएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव भी आने हैं और कहीं भी कोई भी गलत मैसेज ना जाए, इस पर वो अपने आप को केंद्रित भी रखने की कोशिश करेंगे। यही कारण है कि वो सभी से संवाद करेंगे। और अभी वो जब कल भरतपुर प्रवास पर निकलेंगे, गिरिराज धरण दर्शन के लिए निकलेंगे, तो उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो भी ये भी तय मानकर चलिए कि वो वरिष्ठ नेताओं से भी संवाद करेंगे, चाहे टेलीफोनिक संवाद उनका हो या सीएमओ में बुलाए या अपने आवास पर बुलाएं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं से अवश्य संवाद करेंगे या जिनके पास तजुर्बा है उनकी सलाह अवश्य लेंगे। लेकिन सलाह लेने के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है कि उन्हें फ्री हैंड दिया गया है, वो पूरी तरह से फ्री हैंड है, कोई भी फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन गॉसिप्स में कई तरीके की खबरें लोग कयास लगा लेते हैं, चला देते हैं, लेकिन तय मानकर चलिएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उनकी, चलिए ऐश्वर्या, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रुक करेंगे न्यूज रूम की तरफ से, क्योंकि नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से, उनके पास अब चलेंगे। नरेश जी देखिए, अभी हम ऐश्वर्या प्रधान से भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तमाम जो दिग्गज अधिकारी है जिनका तजुर्बा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उनसे भी नए मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। जानकारी जरा दीजिए। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है और माना यह जा रहा है कि आज ही एक बड़ी जो तबादला सूची है आईएएस अफसरों की और आईपीएस अफसरों की आने वाली है। उसके बाद जो आरएस अफसर है या आरपीएस है उनकी भी अगले क्रम में वो सूची आएगी, क्योंकि जब निज़ाम बदलता है, जब मुखिया बदलता है, तब पूरी जो टीम है उसका स्वरूप भी बदला हुआ नज़र आता है। और जो इसके गठन की जो प्रक्रिया है वो एक सामान्य सी है कि सबसे पहले सीएमओ की जो टीम है वो निर्धारित होती है कि मुख्यमंत्री के साथ लगातार सीएमओ में कौन से अफसर काम करेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो पुरानी सरकार के समय के जो अफसर है उनकी विदाई होती है और नए अफसरों को लाया जाता है। और ये अफसर जो उनका चयन होता है वो एक तरह से होता है कि कौन जो है वो सरकार के मैंडेट को बेहतर तरीके से लागू कर सकता है, सरकार का जो संकल्प है, जो उनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जो प्रमुख विभाग है, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, इसके अलावा उद्योग हो, ऐसे कई महत्वपूर्ण है, पंचायती राज हो, कृषि हो, इनके जो अफसर होते हैं उनकी भी ये देख के नियुक्ति की जाती है कि किस तरह से इन विभागों में काम होना है। लेकिन इनकी नियुक्ति अमूमन तब होती है जब साथ में जो मंत्रियों की भी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि अभी सिर्फ 2 ही डिप्टी सीएम बने हैं जो कैबिनेट मंत्री के रूप में भी काम करेंगे, इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब मंत्रिमंडल बन जाता है तब उनके अनुरूप भी, उनकी पसंद के आधार पर भी कुछ अफसरों की नियुक्ति की जाती है। तो ये जब टीम तैयार होती है तो एक नया स्वरूप नज़र आता है, और नया स्वरूप इसलिए होता है कि एक मैसेज देने की कोशिश होती है, क्योंकि अमूमन जब पार्टी कोई विपक्ष में होती है तब वो इन अफसरों पर आरोप लगाती है, उनकी कार्यशैली पर निशाना करती है। तो जब विपक्ष की पार्टी जब सत्ता में आती है तो फिर वो उन अफसरों को बदलती है, उनकी जिम्मेदारी बदल दी जाती है। तो ऐसे में अब जो नई टीम बनेगी उस टीम में ये सब तमाम चीज़ें देखी जाएगी, उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी कार्यशैली है, किस तरह से वो जो भी एजेंडा है सरकार का उसको किस तरह से लागू कर पाते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो अभी जो अगले 1-2 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। इसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसका नया स्वरूप है वो हमारे सामने आएगा, लेकिन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि मुख्यमंत्री किस अफसर को क्या काम देते हैं, कौन सा विभाग देते हैं, किस तरह की जिम्मेदारी देते हैं। और जो सीएमओ में भी जो अफसर लगते हैं उसकी एक तरीका होता है काम करने का। हिंदू में उसमें बताना चाहूँगा कि अमूमन करीब 1 दर्जन जो अफसर है वो नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें आईएएस भी होते हैं, जिनमें आरएस भी होते हैं। और एक अफसर को जो है वो 3 से 4 विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उन विभागों से जुड़े हुए तमाम काम निचले स्तर तक आगे लेके जाएंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनमें आगे सरकार के जो निर्देश हैं उनकी पालना कराएंगे, या जो भी मांग पत्र जनता की तरफ से या अन्य वर्गों की तरफ से आते हैं वो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उनकी पालना करवानी है। ये तो हुई सीएमओ की टीम की बात। इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास पे भी एक टीम होती है,
उस टीम में सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं, उसमें ओएसडी होते हैं, जो कि अब आरएस अफसर जो लगाए जा रहे हैं, अभी पहली नियुक्ति हुई है। इस तरह की नियुक्तियां और भी हो सकती है, अभी और अफसरों को भी लगाया जा सकता है। उनकी भी अलग अलग जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी इस तरह की होती है कि कोई ओएसडी है वो सरकार की योजनाओं से जुड़ा काम करता है, कोई ओएसडी है वो तय करता है, जो मुख्यमंत्री से मुलाकातें होती है उनके बारे में उनकी जिम्मेदारी होती है कि कौन मुख्यमंत्री से कौन सी मीटिंग होगी, किसको मिलाना है, ये तमाम ओएसडी तय करता है, उसके माध्यम से सब चीज़ें तय होती है। तो करीब 3-4 ओएसडी है वो अलग अलग जिम्मेदारी देते हुए लगाए जाते हैं। एक मुख्य ओएसडी लगाया जाता है जो तमाम काम देखते हैं, खासकर प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी, क्योंकि जो ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री के निर्देश होते हैं उनको आगे तक नीचे तक संबंधित अफसर, संबंधित राजनेता, विधायक, मंत्री तक उसको आगे बढ़ाना ये ओएसडी का काम होता है। इसके बाद विभागों की बात करें तो तमाम जो विभाग है उनमें भी जो अफसर है वो बदले जाते हैं, और चूंकि कई अफसर जो जिनका कह सकते हैं वो एसीएस लेवल के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, वो अमूमन सचिवालय में बैठते हैं, लेकिन उनका विभाग बदल दिया जाता है, क्योंकि ये माना ही जाता है कि एक अफसर को 1.5 से 2 साल के बाद दूसरा विभाग दिया जाता है। लेकिन वो प्राथमिकता के आधार पर तय होता है कि मेडिकल, चूँकि शिक्षा है और इसके अलावा चिकित्सा है, ये ऐसे विभाग है, ये ऐसे। जी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। आप